Hi boys and girls, how are you all? Hope you are doing good. Today we are going to start with chapter tissue in your 9th standard. This is the second chapter of biology. We already have studied something about cell, and I am sure that you are fully prepared with the concept of the chapter cell. This is the things which are beyond the cell, which is known as tissue. बचपन में टिश्यू के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा याद कीजिए अलग अलग टिश्यूज के नाम, कुछ कंसेप्ट्स रिगार्डिंग टिश्यूज. वॉट एवर यू स्टडी, ट्राई टू रिकलेक्ट वॉट यू स्टडी इन योर लोअर क्लासेस अबाउट टिश्यू. टिश्यू से ऊपर क्या बनता है? ओके, तो टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम वर्ड सुना होगा आपने. ओके, एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनती है, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद एक इंडिविजुअल बनता है, एक एनिमल बनता है. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो इकट्ठा करोगे तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एनिमल बनता है. बट सेल के ऊपर के लेवल पे सबसे पहले जो अब आएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू. ये बैकग्राउंड में जो सारे नाम है, ये नाम आपने एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेमेटिक, ये सारे वर्ड्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं. एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स इन डिटेल ओवर इन योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज टिश्यू. इस चैप्टर की कंटिन्यूएशन 11th स्टैंडर्ड में भी आएगी. सो एंश्योर, अगर आपको बायो लेना है तो आपका टिश्यू का जो प्रिपरेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रिसाइज होना चाहिए. सो let's see what's there in the tissue. All living organisms are made up of cell. ये तो हमने पढ़ लिया. इंसान की बॉडी हो या चींटी की बॉडी हो, the basic component that is made, उसकी जो basic brick structure है is cell. So it's a structural and functional unit of life. अब cells में दो टाइप के organisms होते हैं, एक unicellular और दूसरा multicellular. So coming to this unicellular organisms, कौन से? अमीबा. किसकी बात? अमीबा. पैरामोशियम, स्लीपर जैसा शेप होता है. दिस आर ऑल सिंगल सेल बॉडी स्ट्रक्चर. एक ही सेल होता है, वही सारा काम करता है, वही उसका पूरा डाइजेशन करता है, इजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है. तो एक ही सेल सारे फंक्शंस को इकट्ठा कर लेता है. दे आर बेसिकली a single cell structure. That's why we call them as a unicellular. And nature wise they are prokaryotic, they are not their organisms. So the single cell performs all basic life structures like movement, intake of food, digestion, respiration, excretion, reproduction. ये सारे फंक्शन कोई एक ही सेल कवर करता है. However, in the multicellular organisms there are millions of cells. Each cell is specialized to perform different function. हर सेल एक अपना अपना एक अलग फंक्शन करता है. दे शो डिवीजन ऑफ लेबर. काम डिवाइड हो जाता है. कुछ सेल का काम रिप्रोडक्शन का है, कुछ सेल का काम रेस्पिरेशन का है, कुछ सेल का काम अगर तो डाइजेशन का है. तो हर एक का अपना 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 काम डिवाइड हो जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर हैज बीन मेड पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स and the grouping with each specialized cluster of the cell in a definite place in a body. डाइजेशन का काम जो डाइजेस्टिव सेल्स है वो स्टमक की तरफ ही होगी. अपने इस पार्ट से लेके इस पार्ट के बीच में ही होगी, वो सर में तो होगा नहीं. तो उनकी एक अपनी स्पेशल जगह होती है और उनका एक स्पेशल काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल बॉडी, मसल सेल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, नर्व सेल्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द मैसेजेस, एंड द ब्लड सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल. Likewise, in the plant, cells of phloem convert food from leaves to other part of the plant. तो भगवान ने सिस्टम बना के दिए, हर एक का अपना अपना एक काम होता है. उनको पर्टिकुलर उसी काम के पीछे उनका पूरा फंक्शनिंग बेस्ड होती है. That is what happens when there is a division of labor. The specialization is achieved due to differentiation, whereby cells occupy a definite shape, size, structure and function. Thus the term tissue can be defined as, we are coming to the definition of
What is tissue? A group of cells. अकेला सेल नहीं, it's a group of cells that are similar in structure and or function. उनका फंक्शन भी कई बार सिमिलर हो सकता है. Work together to achieve a particular function. पूरा मिलके एक अलग अलग टिश्यू सेल्स है जो पूरा मिलके एक पर्टिकुलर काम करते हैं, and that group of cells is what we call as a tissue. Example of tissues are like phloem, xylem, blood and muscles are the examples of tissues. इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट बात, हर स्लाइड को रुक के कॉपी करते हुए क्लास नोट पे क्लास वर्क बनाते जाना, एंड जितना लेक्चर में डिवाइड कर रहा हूं उस लेक्चर के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना. लर्न इट, राइट इट, और राइट इट, लर्न इट. बट ये लिखोगे नहीं और लर्न नहीं करोगे तो पूरा चैप्टर जम्बल अप हो जाएगा. एट एंड ऑफ द डे पता ही नहीं चलेगा व्हाट हैज बीन डन. तो आज के दिन का जब आप पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले एक बार वीडियो लेक्चर को शांति से देख लो, गो थ्रू द वीडियो लेक्चर. सेकेंड है, नोटबुक खोलो क्लास में, वीडियो लेक्चर को ऑन करो, एक कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कंप्लीट होने दो, और कंसेप्ट को, टॉपिक को, एक स्लाइड को एंड नोट डाउन, पॉज ले लो एंड नोट डाउन. ओके, ऐसे करते करते जब जाओगे तो आपको इजी होएगा. लाइक इट इज लाइक इन द केस ऑफ क्लास, व्हाट यू डू इन क्लास, you as a teacher will complete like filling up of a board, and once we are done through the board, what we ask you to do, बोलेंगे students now copy in your notebook. वही चीज आपको करनी है. एक चीज फिनिश होती है उसको आप कॉपी इन योर नोटबुक करते रहिएगा. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, कुछ पॉइंट्स है. द टिश्यू हेल्प्स टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So it improves the organization and efficiency of the body or cell organizations. The tissue decreases the workload of an individual cell. हर सेल का काम थोड़ा थोड़ा कम कर देता है, because cells एक साथ इकट्ठे मिलकर जब काम करेंगे तो वर्कलोड पर्टिकुलर सेल के ऊपर कम हो जाएगा. Topic is continued. Third point, the tissue helps in the multicellular organisms for the higher survival. जो multicellular organism होते हैं उनकी longevity, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टिश्यू. फोर्थ पॉइंट, द टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो डिवीजन ऑफ लेबर करने से पहले ऑर्गन डेवलप होता है और उसके साथ पूरी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होती है. लाइक टंग इज एन ऑर्गन, फूड पाइप इज एन ऑर्गन, ओके, स्टमक इज एन ऑर्गन, पैनक्रियास इज एन ऑर्गन, एंड इंटेस्टाइन इज एन ऑर्गन. पर इन सब ऑर्गन्स को इकट्ठा कर दोगे तो बन जाएगा पूरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम. सो टिश्यूज हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ एन ऑर्गन, एंड फ्रॉम द ऑर्गन कम्स एन ऑर्गन सिस्टम. अब क्या प्लांट और एनिमल में एक जैसे टिश्यू होते हैं? नहीं, प्लांट प्लांट है, एनिमल एनिमल है. बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल का? थिंक इट ओवर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? आप बोलोगे प्लांट्स do not move, animals move. That's right, it's correct. प्लांट को एक ही जगह पर होते हैं, स्टेशनरी होते हैं. एनिमल्स मूव करते हैं. एनिमल्स इन जनरल, नॉट ह्यूमन बीइंग. व्हेन यू यूज द वर्ड एनिमल, आप जितने भी आजू बाजू जो चीज चल रही है उनके बारे में सोचो. व्हाई दे मूव? दे मूव फॉर फूड, दे मूव फॉर शेल्टर, दे मूव फॉर मेटिंग. मेटिंग का मतलब होता है फॉर अ प्रोडक्शन, ओके, for a new life. Okay, so there are the various reasons why animals keep moving. अब जब एनिमल मूव करता है तो उसको एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए, बट ऑब्वियस हम एक ही जगह पर सेडेंटरी हो गए तो हमारी एनर्जी लेवल और हमारी स्ट्रक्चरिंग अलग होगी. बट व्हेन यू कीप ऑन मूविंग तो हमारी रिक्वायरमेंट भी काफी अलग हो जाएगी. तो प्लांट की रिक्वायरमेंट से एनिमल की रिक्वायरमेंट काफी अलग है. जब रिक्वायरमेंट अलग है तो डेफिनेटली उनके टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी काफी अलग होते हैं. सो लेट्स सी, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट रिवील्स मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज. मॉर्फोलॉजिकली, एक बायोलॉजिकल टर्म है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. सो morphologically a tissue is a group of cells which are similar in origin or in a form of a function.
आइदर उनके ओरिजिन से होंगे या उनका फंक्शनिंग ग्रुप सेम होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम बोलेंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। फिजियोलॉजिकली मतलब सम फंक्शन, कोई काम करने में, when a tissue is composed of the dissimilar cells that perform a common function, so that is physiologically टिश्यू भले ही अलग अलग हो बट काम कुछ वो कॉमन करता है। अगर तो पैनक्रिया का टिश्यू जो है वो अलग हुआ और फूड पाइप का जो टिश्यू है वो अलग हुआ, पर अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम कर रहा है। So that is a kind of that which is an example of morphological and physiological. For example, phloem elements जो टिश्यू है प्लांट के अंदर, they perform common function of food conduction. phloem का काम है food conduction. The cells from two or more type of tissues forms a various types of tissue system. Different tissue systems form the organs and each tissue carries out the specific function. We know that the tissues are present in both plant as well as in animal cell. Now coming to mobility. When we learn about the mobility of the plant and animal, we know that the plants are stationary or fixed, so they require less energy as I have said earlier and more supportive strength. बारिश आएगी, हवा का झोंका आएगा, फुल स्टॉर्म चलेगा, तो क्या पेड़ ऐसा ऐसा जाएगा, ओके इट विल वाइब्रेट, बट टूट के कम गिरते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है, पेड़ बूढ़ा हो गया होता है तो गिर जाता है, बराबर है। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दे आर एबल टू विथस्टैंड द नेचुरल फ्लो और कैलामिटी ऑफ एन एयर। Thus most of the tissues of plants are dead. तो प्लांट के जो टिश्यूज है they require less energy and more supportive strength. तो वो those जो tissues है they are basically called dead tissues. This is because the dead cells provide mechanical strength that is supportive and need less maintenance. On the other hand, the animals move around in search of food. They mate for the reproduction and shelter. They also require shelter and so requires more energy. Thus most of the tissues of animals are living, that is contain protoplasm. Living tissue का मतलब है they contain protoplasm. This is because the living cells need more energy and need more maintenance. तो उनका जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज उनको मूवमेंट चाहिए, उनको बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। Hence, animal tissues are quite different than the plant tissues. When we learn about the structural organization of the organ and organ system, we can find that structural organization is more specialized and localized in a complex animals due to their mobility and different feeding method than in the plant. तो हमारे जो टिश्यूज है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो काफी अलग होता है बिकॉज हमारी मोबिलिटी, हमारी डिपेंडेंसी फॉर द फूड एंड एनर्जी वो काफी अलग होती है प्लांट्स के हिसाब से। सो आवर टिश्यूज आर क्वाइट डिफरेंट। इन जनरल वी कैन से दैट सेल में से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू में से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन में से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम में से क्या बनता है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म। Similarly, we know that the growth in the plant is limited to certain region. जो ग्रोथ होता है रूट शूट या थोड़ा बहुत वीट ऐसा होता है। There are एक लीफ, मैंगो का जो लीफ होगा उसकी साइज एक ही होगी, थोड़ा बहुत छोटा होता है तो छोटा होगा, पर एक मैच्योरिटी पे लीफ की साइज ऐसा नहीं होगा कि मैंगो का लीफ एक लीफ बनाना का लीफ जैसा हो जाएगा। तो उनका जो ग्रोथ होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, लोकलाइज्ड होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। So similarly, we know that the growth in the plant is limited to certain regions. There are some tissues in plants that divide throughout their life for the growth and reproduction. On the other hand, the cell growth in animal is more uniform. So there is no such demarcation, that is dividing lines, or of dividing and non-dividing regions in animals. हमारा जो ग्रोथ है, जैसे मैंने लीफ के बारे में बताया, लीफ एक जैसे होते हैं, बराबर है, और एक ग्रोथ प्लांट का जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ट्री की हाइट बढ़ती जा सकती है, उसके ग्रिथ, उसका जो डायमीटर है बढ़ता जा सकता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमारा अपर बॉडी, अपर टॉर्सो कीप्स ग्रोइंग या लेग्स कीप ग्रोइंग या हाथ कीप ग्रोइंग, ऐसा नहीं होता है।
we have a structured growth. That is what is different than in case of plants. Now, in general, what we can say about the characteristics, that is nature in case of plant tissue and animal tissue. तो उसका nature, plant tissue कैसा होता है? Most of the plant tissue, they are the dead supportive tissues in plants. So there are more of the dead supportive tissues in the plants and are more abundant as compared to the living tissue. Animal के अंदर, in animal tissues, living cells are more abundant compared to the dead supportive tissue. Differentiation. There is a differentiation of meristematic tissue and a permanent tissue. ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ करते हैं और ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ नहीं करते. ग्रोथ करने वाले एक में से दो में से चार सेल वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक. डेड हो जाता है ग्रोथ, दे आर नोन एज परमानेंट. किस में होता है? प्लांट में. एनिमल में होगा? नहीं. वी डोंट से एनिमल में देयर इज अ डेड टिश्यू एंड लिविंग टिश्यू. सो there is no differentiation of the tissue in case of animal. Organizations of the tissues. In plant it is very simple. Animals it is a complex type showing localized organs and organ system. Then more characteristics like function. Plant tissue. The tissue provides mechanical strength that is supportive in nature. Whereas animal tissue, the tissue provides help in the movement. Maintenance. It requires less maintenance energy. In case of animal, it requires more maintenance energy. Growth. It shows growth throughout its life, whereas in case of animal, its growth is restricted after reaching maturity. So, these are the points regarding plant and animal tissue. This is the set of questions. आपको लिखना है इनके आंसर. आप पॉज कीजिएगा, टेक अ ब्रेक, go through the question and नोटबुक में इसके आंसर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे. Right. I hope you have noted down the question. नहीं किया तो पॉज देके एक बार नोट कर लें. अब कमिंग टू प्लांट टिश्यू. क्या होता है प्लांट के टिश्यू? दो टाइप होते हैं. मेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब है ग्रोइंग, दे आर लिविंग. डिवाइड, रीडिवाइड करते हैं. इट्स अ वर्ड व्हिच डिवाइड एंड रीडिवाइडिंग. दे आर ग्रोइंग, इनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हिच आर डेड, उनका नाम है परमानेंट टिश्यू. ओके. प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट होता है. क्या बोलते हैं इसको? फ्लो चार्ट. तो प्लांट टिश्यू का जो फ्लो चार्ट है, नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना और 3 से 4 बार इसको लिखना है, ड्रॉ करना है. व्हेन यू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ड्रॉ विद पेंसिल. लाइन स्केल यूज करना, प्रॉपर लाइन प्रॉपर होनी चाहिए. हो सके तो पूरा पेंसिल से ही करो, लिखने की भी जरूरत पेंसिल नहीं है. तो प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें 3 पार्ट होते हैं. आप बुक में देखोगे तो दिख जाएगा. दैट इज, इसके जो 3 पार्ट है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स. ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू प्लांट का इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. मतलब ये लिविंग सेल है, दैट इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. जो परमानेंट टिश्यू, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. दैट डेड टिश्यू. कहां से आते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ टिश्यू ऐसे बन जाएंगे जो आगे चलकर डेड टिश्यूज हो जाएंगे. उन डेड टिश्यूज को बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज. अंडरस्टूड? तो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक में 3, आई विल नॉट मेंशन इट ओवर हियर. एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स. परमानेंट में 2 टाइप होती है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल में व्हेन यू राइट, सिंपल के नीचे लिखना, ये स्पेसिंग नहीं होने की वजह से आई हैव रिटन ऑन दिस साइड. द चार्ट मूव्स लाइक दिस. 2 from here, simple and complex. From simple are the 3 tissues that is known as parenchyma. Pronunciation सीख लेना. parenchyma, chyma मत करना. collenchyma, sclerenchyma. parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Pronunciation proper. Okay. They are कौन से? simple. क्यों simple? कोई एक टाइप के सेल्स के बने होते हैं. बहुत सारे अलग अलग अंदर मसाले नहीं.
एक ही टाइप का है, सिर्फ जीरा टाइप, सिर्फ राई टाइप, ओके, एक ही टाइप के सेल्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग सेल है, कोई क्यूबॉइडल है, कोई स्क्वेमस है, कोई इपिथेलियल, मतलब उनके अलग अलग शेप आते हैं, ओवल है, तो दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड उसके अंदर दो है जाइलम फ्लोएम, बचपन से नाम सुना हुआ है जाइलम फ्लोएम। जाइलम के अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं लाइक जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, फ्लोएम के अंदर सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये उसके स्पेयर पार्ट है, बराबर है। गाड़ी का नाम है जाइलम, उस गाड़ी के अंदर उसके स्पेयर पार्ट के कुछ नाम है फ्लोएम और उसके कुछ स्पेयर पार्ट के नाम है। तो दिस इज अ टेबल फॉर प्लांट टिश्यू। अच्छे से 3 बार पॉज लेकर लिख लेना, बुक की हेल्प लेना, या पॉज ले लो, बुक सामने रखो, टेक्स्ट बुक, एंड एंश्योर दैट प्लांट टिश्यू की आपको गूगल से भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला इसका फ्लो चार्ट मत ढूंढना, सिमिलर टू दिस, एंड नोट इट एटलीस्ट 3 टाइम्स एंड वर्क अपॉन दैट प्रोनाउंसिएशन कि क्या बोला जाता है। सिंपल के 3, कॉम्प्लेक्स के 2, मैथमेटिक में 3, which are not mentioned over here, okay? Coming to meristematic tissue now. Now, in a plant, the growth occurs only in certain specific region, and this tissue present in these regions are called dividing tissue. जो growth होती है, ऊपर से होती है और नीचे से होती है। नीचे जमीन में रूट जाता है, ऊपर शूट जाता है, और साइड में विड्थ जाता है। The tissues are also known as meristematic tissue. In other words, we can define meristematic tissue as a group of identical cells that are in continuous state of division. एक में से दो, दो में से चार सेल बढ़ते जाते हैं। Those group of cells is called meristematic tissue. Some cells produced by meristematic tissue stop dividing and acquire certain changes to become permanent tissue of the plant. तो जो मैंने बताया कि परमानेंट टिश्यू जो है वो आता किसमें से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से, ओके। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऐसा नहीं होता ये ऊपर होता है, बीच में होता है, ये नीचे होता है। एपिकल मतलब टॉप एंड बॉटम, ऊपर भी होगा शूट पे, नीचे भी होगा रूट में, दे आर नोन एज एपिकल। इंटरकैलरी, दो ब्रांच के बीच में, जहां से ब्रांच किसी प्लांट के लिए आऊंगा मैं डायग्राम पे, तो एक होता है उसके ग्रोथ ऑफ द ब्रांच के लिए इंटरकैलरी, और थिकनेस को बढ़ाने के लिए मोटा जो प्लांट बढ़ते जाता है साइड में, दैट आर कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम्स। कम टू दैट, नाउ द चेंज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन इन प्लांट? द चेंज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू द परमानेंट टिश्यू इज नोन एज differentiation. The remaining cells in the meristematic tissues retain the meristematic activity. जो differentiate नहीं करते, जो dead cells नहीं बनते, they will continue to remain as the meristematic tissues. The meristematic cells are self-perpetuating. Self-perpetuating मतलब renewing oneself indefinitely. अपने आप को डेवलप करता रहेगा। एक जब ओल्ड हो जाएगा तो दूसरा उसमें से आ जाएगा। कंटिन्यूटी उस सेल की अपनी मेंटेन रहेगी। Thus, meristematic cells helps in increasing the length and the size of the plant. Occurrence of the meristematic cells occurs at a growing tips of stems and roots, that is shoot apex and root apex. जमीन में और ऊपर। Type of meristematic cells, कब से मैं बोल रहा हूँ ये 3 वर्ड? Based on its position, the meristematic tissues is divided into 3 types, namely apical meristems, intercalary meristems, lateral meristems. These are the 3 types of meristematic tissues. Apical meristems, ये डायग्राम में दिखना है, okay. Apical meristems are found at the tip of root, stem and branches. The apical meristems is responsible for increasing the length of the plant. चाहे वो ब्रांच बड़ी हो रही हो, चाहे ऊपर से बड़ा हो या जमीन के अंदर उसके रूट जा रहे हो, it is because of apical meristems. Further, apical meristems helps in primary growth of plant. इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब आउटर ग्रोथ होता है उसको बोला जाता है, जो ग्रोथ हमें दिखता है, जो हम महसूस कर सकते हैं कि प्लांट बड़ा हो गया। एक प्लांट को जब हम सीडलिंग को अंदर रखते हैं पॉट में, और वो जब बड़ा होने लगता है, स्प्राउट होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, जो हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी
growth. So it is responsible for primary growth. Intercalary मेरिस्टेम्स. अब जहां से प्लांट की एक ब्रांच आती है वहां को गांठ જેને કહીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં એવું લાગે કે ત્યાં એક છે. दे आर कॉल्ड दैट इज नोन एज नोड. शेरडी. शेरडी में क्या होता है? शेरडी अगर हम शुगर केन हम देखते हैं कि बीच में एक लंबा वाला पार्ट होता है, ऊपर एकदम कड़क होता है, बीच में एक और नीचे एकदम कड़क होता है, बीच में जिसे हम तोड़ के खाते हैं. ये वाला एकदम डेड जैसा हो जाता है पूरा. ओके, वो जो डेड वाला जो पार्ट जैसा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं नोड. ऊपर भी एक नोड, नीचे भी एक नोड. दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड. क्या बोलते हैं उसको? इंटरनोड्स. सो द मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं present in the nodal region is called intercalary meristems. They are derived from the apical meristems. The main responsibility of the intercalary meristems is to elongate the internode. तो जो मेन काम है उसका काम है for a growth, that is overall growth के लिए वो काम करता है. Lateral meristems. The meristems that is present along the longitudinal axis of the stem and root is called lateral meristems. तो जो ग्रोथ में काम करवाता है, जो उसकी विड्थ या उसको ग्रीथ बोलते हैं, उसको साइज में बड़ा करने में जो काम करता है, that is its lateral meristems. They help in the thickening of the stem and root. Coming to this one activity, दो ग्लास जार लेंगे, पानी से भरना है ग्लास जार और सूखी वाली अपनी अनियन. अब अनियन के ऊपर वो मूंछें होती है, उसके रूट रहते हैं, निकल आते हैं रूट्स, वो पानी में रख दो एंड ऑब्जर्व उन अनियंस को हर एक एक दिन पे एक अनियन का जो रूट है उसकी जो मूंछें है उसको काटो, दूसरे अनियन की जो रूट्स है उसको काटते रहो एंड सी नोट डाउन इट्स ग्रोथ. So take two onion bulbs and place one on each jar as shown in the figure. Observe the growth of the root in both the bulbs for few days. Measure the length of the roots on day 1 to 3. So on day 4, cut the root tip of the onion bulb in jar 2. चौथे दिन को इसको कट करो. पहले तक तो 4 दिन तक तो दोनों सेम रहे, चौथे दिन को कट कर दिया तो ये वाला तो बढ़ता गया, पर इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्टैग्नेंट स्लो हो जाता है, 3.5 रहेगा. क्यों? बिकॉज जो ग्रोथ करने वाला टिश्यू था, सेल्स थे, आपने उसको कट कर दिया, so the growth is restricted. So onion is the onion in a jar one has the longer roots as the growth of the root continues in it due to intact root tips. Pronounce it as onion. Onion नहीं, it's pronounced as onion. The root did not continue to grow in jar 2 after cutting down the tips. The tips of the root stopped growing in jar 2 because the tips of these roots were cut down and the tissues which help in the growth of the roots, that is the meristematic tissue, are removed from it. So this is the set of questions for the topic. The next set of topics that we have covered till slide number 34. Note down this question, like classify plant tissue based on the dividing capacity, define meristematic tissue, what is meant by differentiation, काम की definition है, where does the meristematic tissue occurs in plant, कौन सी जगह पर होते हैं, what are the different type of meristematic cells, define them, where do intercalary meristems occur. So these are the questions that you need to write it down as an answer in your notebook. एक बार अभी तक हमने जो पढ़ा टॉपिक प्लांट सेल के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है. वी हैव नॉट स्टिल येट स्टार्टेड विद परमानेंट टिश्यू. सिर्फ सिंपल हमारा जो है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और टॉपिक इन नटशेल नेचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे आर स्मॉल राउंड एंड अनडिफरेंशिएटेड. न्यूक्लियस जो होता है उसका वो लार्ज एंड प्रोमिनेंट होता है. इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है. सेल वॉल थीन होता है उसका. फंक्शन इट्स इन्वॉल्वमेंट इन अ ग्रोथ डिवीजन, अंडरगो रेगुलर डिवीजन. टाइप्स ऑफ टिश्यू, इट इज अ सिंपल टिश्यू, इट्स अ लिविंग और डेड, इट इज अ लिविंग टिश्यू. सो दैट्स इट टिल ओवर हियर. द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज देयर is known as
permanent tissue. But permanent tissue I will continue in next lecture. I am breaking this lecture so that lecture to lecture basis पे आप इस टॉपिक को परफेक्ट कर सकते हो. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स एंश्योर दैट ये जो लेक्चर है एकदम थरोली वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन प्रिपेयर कर लो. टेक केयर. सी यू इन नेक्स्ट lecture.